يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط। तो ये किताब एक्चुअली मेरी जो पहली किताब जो छपी थी वो एक्यूमुलेशन बाय सेग्रीगेशन थी, जो कि मेरी पीएचडी थीसिस है, उसके ऊपर बेस्ड है। और फिर ये किताब जो है उसके अगले साल छपी है, मतलब 2018 में मुस्लिम वुमेन स्पीक आई, 2017 में एक्यूमुलेशन बाय सेग्रीगेशन छपी थी। पर अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें तो दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट वर्क। तो मुस्लिम वुमेन स्पीक जो किताब है वो प्रोजेक्ट मैंने 2009-2010 में उसको ख़त्म कर लिया था। और उस प्रोजेक्ट के काफ़ी सारी काम जो है वो मेरी पीएचडी पे प्रॉपरली मैंने काम शुरू भी नहीं किया था, उसी वक्त वो ख़त्म हो गया था। और ये एक कमीशन प्रोजेक्ट था, तो इट वाज ओरिजिनली नॉट माय आइडिया टू डू दिस प्रोजेक्ट, बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो जैसे मैंने बताया किताब में भी लिखा है कि वो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो है उन्होंने ये स्टडी कमीशन किया था। और उनको एक्चुअली कोई दे वांटेड सम जूनियर रिसर्चर टू जस्ट कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। और आप में से जिन लोगों ने किताब का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है और कुछ लोगों ने किताब नहीं देखी होगी शायद, तो आई एम जस्ट शेयरिंग, सना को ऑलरेडी पता होगा या जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। तो तो बीएमएमए जो है वो एक्चुअली एक्शन एड इंडिया का एक काइंड ऑफ इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन एड इंडिया। सो दे वांटेड रिसर्चर, और रिसर्च पहले से डिजाइन कर चुके थे वो लोग। और उनका आइडिया ये था कि मुसलमान लड़कियों से वो ये पूछेंगे कि उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, और फिर एक बड़ा सर्वे करने वाले थे वो लोग, और सर्वे करके जिसमें वो बेसिकली पूछते कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो क्या बनना चाहती हैं, उनको किस तरह की मदद चाहिए, स्कॉलरशिप्स ये वो। और फिर वो सरकार को कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन सजेस्ट करेंगे कि आप ये सब कीजिए। So they basically wanted me to only coordinate, वो बड़े लेवल पे वो सर्वे करना चाहते थे, जहां जहां बीएमएमए की प्रेजेंस थी वहां पे वो सर्वे करना चाहते थे। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि गजाला कर सकती है ये काम। और आई वाज हायर्ड टू जस्ट डू द कोऑर्डिनेशन। बट जब मैंने उस सर्वे को देखा तो मैंने बेसिकली ये सोचा कि हाउ आर यू गोइंग टू डू अ सर्वे ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। वो कोई क्वांटिफाइबल चीज तो होती नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी ऑल्सो I had a different idea. So my idea was that you can't say that 20% women want to become, let's say, doctors, and 50% want to become teachers, ye wo that kind of quantification, what does it tell us? और इससे पहले आप लोगों को याद होगा, you must be familiar, there was a large scale survey conducted by Professor Zoya Hassan and Ritu Menon, मुस्लिम वुमेन सर्वे, जिसमें लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा सर्वे स्टडी हुआ था, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उस सर्वे को भी छापा है। तो because I had read that book, I thought, although many of the सॉरी मैं बार बार अंग्रेजी में स्लिप कर जाती हूँ, पर उस किताब में कई सारी ऐसी बहुत ही जरूरी इन्फेरेंसेस थी जो मुसलमान औरतों को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स थे उनको तोड़ती थी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। लेकिन मुझे एक जो कमी उसमें बहुत खली थी वो यही थी कि उसमें मुसलमान औरतों की खुद आवाज कहीं नहीं थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब बार ग्राफ, चार्ट्स, परसेंटेजेस, ये वो सब कुछ था, पर मुसलमान औरतें खुद गायब थी उस स्टडी से। तो मैं उस वक्त मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में भी बहुत पढ़ रही थी, क्योंकि मैं पीएचडी का अपना काम शुरू करने वाली थी। तो मैं फेमिनिस्ट मेथड्स भी पढ़ रही थी, और मुझे ये समझ में आया कि फेमिनिस्ट जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका पूरा
जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि औरतों की आवाज और औरतों के एक्सपीरियंसेस, औरतों की हिस्ट्री वो जनरली स्कॉलरशिप से गायब है। तो इसी और इंडिया में खास तौर पे जो एनजीओ की दुनिया है जहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट सबसे ज्यादा ऑपरेट करता है, या तो एकेडेमिया को देख लीजिए या तो आप सिविल सोसाइटी को देख लीजिए, तो वहां पे रिसर्च का मतलब ही ये होता है कि आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे फॉर्म भरेंगे, 500 का सर्वे, 2000 का सर्वे, बड़ा सर्वे, छोटा सर्वे, सैंपल सर्वे, वो सर्वे करके और फिर बस उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके और रिसर्च हो गई। रिसर्च का मतलब ही सर्वे रिसर्च है। तो इवन जो फेमिनिस्ट रिसर्चर्स हैं वो भी मेथडोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देती कि अगर आप औरतों की बात कर रहे हैं लेकिन औरतों की खुद एक्सपीरियंसेस और उनकी आवाजें गायब हैं, तो दैट्स नॉट रियली फेमिनिस्ट रिसर्च। So, coming from that kind of understanding, मैंने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन को बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उस तरह की रिसर्च ना करें और वो सर्वे ना करें, और हम एक नैरेटिव रिसर्च जिसमें औरतों की आवाजें आ सके उस तरह की मेथडोलॉजी करें। तो उस वक्त मैं काफी, मतलब आज से 10 साल से ज्यादा पुरानी बात है ये, तो मैं और भी यंग थी और भी इनएक्सपीरियंस भी थी, तो मुझे लगा कि मतलब बहुत आसान है। आज अगर मुझे इस तरह की कोई बात कहे तो मुझे लगेगा कि नैरेटिव रिसर्च में इतना बड़ा स्टडी कैसे करेंगे, पर उस वक्त क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था तो अपनी इनएक्सपीरियंस के चक्कर में मैं कर ले गई ना, मतलब उस काम को तो बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने पूरी इंडिया में तकरीबन अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, किताब में शायद लिखा होगा, 22-23 जगह पे वर्कशॉप्स हुई, और हर वर्कशॉप में तकरीबन 15 से 20-25 यंग लड़कियां जो हैं वो शामिल हुई। तो ये ज्यादातर यंग लड़कियां थी, 15 से 25 साल की उम्र में हमने उनको रखा था, और उन वर्कशॉप्स में पूरे पूरे दिन वो वर्कशॉप्स चली, और पूरे दिन की वर्कशॉप्स में उनके साथ ये पूरे नैरेटिव्स निकालना और फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको रखना। तो कुछ वर्कशॉप्स मैंने खुद की थी और कुछ वर्कशॉप्स दूसरे लोगों ने की थी, जिनको हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, एक दिल्ली में एक वर्कशॉप की थी जिसमें हम मेथड्स क्या होंगे उसमें उनकी ट्रेनिंग हुई थी, और फिर वो एक्टिविस्ट ने अपने अपने इलाकों में जाकर वर्कशॉप्स कंडक्ट की थी। तो काफी बड़े लेवल पे डेटा कलेक्शन हुआ था। यूजुअली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जो नैरेटिव रिसर्च होती है, उसमें बहुत माइक्रो स्टडीज होती हैं, बहुत छोटा सैंपल होता है। तो ये स्टडी मुझे बाद में समझ में आया कि रियलाइज हुआ कि इसकी एक यूनिकनेस ये भी है कि हालांकि ये क्वालिटेटिव स्टडी है, पर इतने लार्ज स्केल पर किसी क्वालिटेटिव स्टडी में डेटा कलेक्शन होना और इतनी सारी लड़कियों से बात करना यूजुअली नहीं होता है। बहुत रेयर स्टडीज होती हैं, और बहुत बड़ी स्टडीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें चाहिए होता है ये सब। पर क्योंकि ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के ऊपर बेस होकर ये कर रहे थे, तो बहुत कम रिसोर्सेज में ये स्टडी हो पाई। ओरिजिनली मतलब I didn't start it, but then it was my idea to transform the study from a survey to a narrative research. I think शुरुआती सवाल मेथड को लेकर था, तो वो काफी हद तक तो जो एक पूरा फर्स्ट सेक्शन है जो किताब का, जिसमें इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर जो है डिस्कर्सिव कॉलोनाइजेशन, वो एक्चुअली इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है एक लेवल पे, तो वो है। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड लिसनिंग वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो मेथड्स हमने इस्तेमाल किए हैं इसमें उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा। और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो एक लेवल पे रिसर्चर्स की पोजिशनैलिटी के ऊपर है। तो फेमिनिस्ट रिसर्च में ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्च खुद एक पूरी प्रोसेस जो है वो पावर की प्रोसेस होती है। यानी रिसर्चर को पता होता है कि उनके क्या सवालात हैं, वो क्या करना चाहते हैं,
और जो सब्जेक्ट्स होते हैं रिसर्च के जिनको स्टडी किया जा रहा है उनको कई बार फुल डिस्क्लोजर नहीं होता, उनको बताया नहीं जाता। और खासतौर पे हिंदुस्तान में बहुत सारी रिसर्च इस तरह की होती है क्योंकि ज्यादातर रिसर्च पावरलेस, वॉइसलेस, गरीब लोगों के साथ रिसर्च होती है। तो उनको फुल डिस्क्लोजर भी नहीं होता, एथिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको बताते ही नहीं है कि रिसर्च हो क्या रही है। बस कुछ सवाल जो आपका मन किया वो पूछा और जो आपकी समझ में आया वो आपने समझ बना ली, जो लिखने का मन किया वो लिख लिया। और डीब्रीफिंग भी नहीं होती है, कभी पता भी नहीं होता है ज्यादातर सब्जेक्ट्स को कि क्या रिसर्च हो रही है। तो जो रिसर्चर्स और रिसर्च या सब्जेक्ट्स की जो पोजिशनैलिटी है उनके बीच में जो एक पावर डायनेमिक है उसको क्लियरली उसको डिस्कस करने का जो है एक फेमिनिस्ट रिसर्चर की जिम्मेदारी होती है। तो एक तो ये कि हमें पता भी होना चाहिए कि हम किस तरह से पावर जो डायनेमिक है उसमें हमारी क्या लोकेशन है और वो किस तरह से असर कर सकती है, तो हम उसको कैसे डील करें। और जब रिसर्च को हम लिखते हैं तो उसमें उसको उसके बारे में भी मेथोडोलॉजी वाला जो पूरा सेक्शन होता है, कई बार अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में या जनरली जो एनजीओज वगैरह में भी जो रिसर्च होती है वो मेथोडोलॉजी को वो ऐसा समझते हैं कि ठीक है बस एक लिस्ट बना दी कि भाई हम सर्वे करेंगे, हम कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का कॉम्बिनेशन होगा, सैम्पलिंग ये होगी, बस यही सब लिख देते हैं और मेथोडोलॉजी हो जाती है। वो मेथड्स की एक लिस्ट है और मेथड्स और मेथोडोलॉजी में क्या फर्क है उसको ज्यादातर रिसर्चर्स जो है वो समझते नहीं है। तो मेथड्स जो होते हैं वो तो ठीक है, जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो मेथड्स होते हैं। लेकिन मेथोडोलॉजी जो होती है वो एक्चुअली एक डिस्कशन होता है रिसर्च की, थ्योरेटिकल फ्रेमिंग क्या है, रिसर्च की फिलोसॉफिकल पोजिशनिंग क्या है और रिसर्च में एथिक्स का क्या रोल है, वो पूरा का पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो जैसे रिसर्च का एम क्या है, सोशल साइंसेस का ही एम क्या है? एम दरअसल ये है कि इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना है ना। तो आप में से बहुत से लोगों ने अपना जो भी आप काम कहते हैं, तो असलियत ये है कि इंसान और हैवान या जानवर, वो उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानियत जो है वो एक ऐसी स्पिरिट है जिसमें इंसानी जिंदगी को मुसलसल बेहतर बनाने की एक स्ट्राइविंग रहती है हमेशा। तो चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हो, हर तरह की नॉलेज बिल्डिंग और रिसर्च की जो एक्टिविटी होती है उसका पर्पज ही होता है कि इंसानी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। अब अगर हमारी रिसर्च प्रोसेस ही ऐसी होगी जिसमें जो हमारे सब्जेक्ट है उसको हम पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो प्रोसेस में उनकी लोकेशन क्या है, उनकी पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो रिसर्च से एलियनेट हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि आप तो ठीक है, या मैं जब रिसर्च कर रही हूँ तो ठीक है मेरी किताब छपेगी या मुझे आर्टिकल छापना है या मुझे अपनी डिग्री के लिए रिसर्च करनी है, तो मेरी मोटिवेशन क्या है वो तो मुझे पता है। लेकिन उस प्रोसेस में जो सब्जेक्ट्स है उनको क्या मिलेगा? तो अगर उनकी कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं हो सकती, ठीक है, आपके पास पावर नहीं है कि आप उनको पैसा देकर बेहतर बना सकें, आप या फिर अगर मान लीजिए आप 2 घंटे किसी एक गरीब औरत के साथ बैठकर आप उससे इंटरव्यू करते हैं या 1 घंटा आप करते हैं या बार बार आप उसके पास जाते हैं, तो उसके वक्त की जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक वैल्यू भी है और वो वैसे उसकी एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू भी है। उनको क्या मिलता है उस रिसर्च में आपके साथ पार्टिसिपेट करने से? तो एक जो एम है वो इमेंसिपेटरी एम के अल्टीमेटली उन लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में आपकी रिसर्च कैसे काम करेगी उसके बारे में एक क्लियर जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी रिसर्चर्स की बनती है। कई मानों में इस रिसर्च कर, अगर मैं खास तौर पे ये स्टडी की मैं बात करूं तो कई दफा ऐसा हुआ कि क्योंकि लड़कियों ने अपनी बहुत सारी जो परेशानियां हैं
उसको बयान किया। और क्योंकि वो एक सर्वे नहीं था कि मैं गई और मैंने एक दूसरी औरत से बात की, बल्कि वो एक वर्कशॉप सेटिंग थी। तो वर्कशॉप जो सेटिंग थी, जहाँ पे मान लीजिए 20-25 औरतें अलग अलग उम्र की बैठी हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रही हैं, एक दूसरे को बता रही हैं, उसमें गम की कोई बात होती थी, दुख की कोई बात होती थी, तो वो रोने भी लगती थी, फिर वो एक दूसरे को दिलासा भी देती थी। फिर कई दफा लड़कियों ने हमको फीडबैक दिया कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा। लेकिन जब मैं इस वर्कशॉप में आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, मेरे जैसे और भी लड़कियां हैं जो जिनके साथ ये हो रहा है। तो इस तरह की एक बात हुई। फिर कई बार मटेरियल भी ऐसा हुआ, जैसे कुछ एनजीओ थी जो हमारी स्टडी में हमारे साथ पार्टनर थी, जो ऑलरेडी, जैसे जयपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुस्लिम वुमेन के साथ काम कर रही थी काफी सालों से, और वो पार्टनर थे। उन्होंने दिल्ली में जो मैंने ट्रेनिंग की थी उसमें वो पार्टिसिपेट किया, फिर उन्होंने जयपुर जाकर अपने आप, सांगानेर में, जयपुर में उन्होंने अपने आप वर्कशॉप की। तो जब वो वर्कशॉप हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़कियां, बच्चियां जो जो वर्कशॉप में शामिल हुई थी, वो बाद में दोबारा से आई ऑफिस में उनके, और उन्होंने कहा कि वो वाली मीटिंग दोबारा कब होगी, हमको बहुत अच्छा लगा था उस मीटिंग में आके। तो फिर वो एनजीओ ने सोचा कि ठीक है, अब हम पीरियोडिकली हम मिलेंगे। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, और क्योंकि ये वर्कशॉप हुई थी और कोई प्लान नहीं था कि वो आगे लगातार होती रहेंगी, क्योंकि हमको तो एक रिसर्च स्टडी करनी थी, तो वो फिर बाद में वो लड़कियां एक दूसरे से मिलने लगी। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियां जो थी वो घरों में बहुत परेशान थी, उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। कुछ लड़कियां थी जो घर में कुछ काम उनको मिल जाता था, सिलाई वगैरह का, फिर उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करना कोशिश किया। उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि फला जगह पे कोई गारमेंट फैक्ट्री है, वहां से आप काम लेकर घर लेकर आ सकते हैं, उसको कर सकते हैं, या कोई जॉब के बारे में बताया। तो कुछ इकोनॉमिक ये भी निकला, तो नेटवर्किंग भी हुई उनकी। तो और एक तरह की एम्पावरमेंट की हमारे एक्सपीरियंसेस कोई सुनना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए कि अहमदाबाद में जो वर्कशॉप हुई थी वो मैंने खुद की थी। तो जब मैं अहमदाबाद गई तो वहां पे बच्चियों ने उनको ये भी लगा कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी, वो आई और उन्होंने हमसे सवाल पूछे, हमने उनको जवाब दिए। तो एक ऐसा भी लगता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस की कोई वैल्यू है, कि कोई आया, उसने हमसे पूछा और उसको रिकॉर्ड किया, राइट। तो इस एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इसी तरह रिसर्च, अगर रिसर्चर इसके बारे में कॉन्शियसली सोचकर अपनी रिसर्च को प्लान करे और उसको रिकॉर्ड करे, फिर रिसर्च होने के बाद हम वापस गए और हमने शेयर किया। जैसे मैंने एक वर्कशॉप की जिसमें जितनी भी रिसर्चर्स थी मेरे साथ, जिन्होंने ये वर्कशॉप्स कंडक्ट की थी, मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन किया और मैंने उनको बताया कि हमने इसको कैसे एनालाइज किया है और हमने क्या रिपोर्ट बनाई है अपनी। तो बीएमएमए के जितने भी पार्टनर ग्रुप्स थे जिन्होंने हमारे साथ ये किया था, वो उनको हमने बताया। फिर उन्होंने वापस जाके, सब लोगों ने नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर कुछ लोगों ने वापस जाकर फिर जिस ग्रुप के साथ उन्होंने वर्कशॉप्स की थी, उन्होंने उनको भी वापस प्रेजेंटेशन किया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो रिसर्च की जो प्रोसेस है वो भी अपने आप में एक एम्पावरिंग प्रोसेस हो सकती है। तो मेथोडोलॉजी फेमिनिस्ट है या नहीं है, वो इस बात से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो औरतें या वो रिस्पोंडेंट्स, वो सब्जेक्ट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या टेक अवे होगा, उसके बारे में भी हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो बार बार मटेरियल और टैंजिबल हो, लेकिन हम उसके बारे में सोचें। तो इस किताब में तो मैंने ये मेथोडोलॉजी के बारे में लिखा ही है, पर मेरी जो पीएचडी थी उसमें भी मैंने जो मेथड्स इस्तेमाल किए थे, वो इवेंचुअली वो किताब में मेरा मेथोडोलॉजी का चैप्टर नहीं छपा था। और फिर ईपीडब्ल्यू में मेरा एक आर्टिकल छपा है, उसका टाइटल है रियल लाइफ मेथड्स। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। तो ये रियल लाइफ मेथड्स वाला जो अगर आप लोग मैं सानिया के साथ उसको आर्टिकल की पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर लूंगी।
तो उसमें कुछ मैंने और भी डिस्कस किया है मेथोडोलॉजी के इश्यूज पे। मुझे मेथोडोलॉजी पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी पे वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ, राइटिंग, पब्लिकेशन, तो मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। अभी टाइम नहीं है उसमें ज्यादा डिटेल में जाने का, तो आई वॉन्ट गो इनटू दैट। तो प्लीज आप ये आर्टिकल जरूर देखिएगा। और कैसे ऐसे इश्यूज जो जेंडर्ड नहीं भी हैं, यानी जरूरी नहीं है कि उसमें जेंडर या पेट्रियार्की का ही इशू हो, पर कोई भी इशू पे जब हम रिसर्च करते हैं और अगर हम अपने आप को औरतों के हुकूक के बारे में, मतलब बहुत सी औरतों को फेमिनिस्ट लेबल पसंद नहीं आता। मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहने से मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट रिसर्चर समझती हूँ, क्योंकि फेमिनिस्ट नॉलेज जो बनी है वो किस तरह से औरतों के हुकूकों के बारे में बात करने के लिए काम आती है, वो बहुत यूजफुल है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आइडियोलॉजी है जिसको मैंने ओढ़ लिया है, पर मुझे समझ में आता है कि वो फेमिनिस्ट नॉलेज, फेमिनिस्ट मेथड्स और फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो एक एम्पावरिंग अप्रोच हो सकती है, और उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए मेरी नज़र में। तो आप जरूर उस आर्टिकल को देखिएगा, रियल लाइफ मेथड्स। दूसरा सवाल जो था वो ये नॉन मुस्लिम औरतें और फेमिनिज्म, खासतौर पे इंडिया में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो औरतें हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि ये हिंदू फेमिनिस्ट है, लेकिन फ्लाविया इग्नस को फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन फेमिनिस्ट है। या अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे कोई इंट्रोड्यूस करेगा तो कहेगा कि वो मुस्लिम फेमिनिस्ट है। कोई दलित महिलाएं अगर कहीं लिखती हैं या वो करती हैं जेंडर इश्यूज पे, तो उनको कहा जाता है दलित फेमिनिस्ट है। तो ये तो एक तरह का डिफॉल्ट एक मैकेनिज्म है कि आप जिससे समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम कौन है, साइड स्ट्रीम कौन है। तो जो मेन स्ट्रीम होता है, जो मेजॉरिटी में होता है, उसको डिफॉल्ट, उसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एक्सप्लेन्ड है, उसको कॉमन सेंसिकली सब लोग समझ लेते हैं। तो और जो अगर आप देखिए कि ये जेंडर उसमें भी देखा जाए, तो क्योंकि हम ज्यादातर पेट्रियार्कल समाज में रहते हैं, तो ऑथर अगर कोई मर्द नॉवेल्स लिखते हैं या किताबें लिखते हैं तो उनको राइटर कहा जाता है, पर अगर औरतें लिखती हैं तो उनको वुमेन राइटर कहा जाता है। तो ये तो पावर डायनेमिक्स जो दुनिया में है उसके हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, बट ये चलता है और हम उसको नोट करते हैं, हम उसको रेजिस्ट भी करते हैं, पर कभी कभी हम उसको एम्ब्रेस भी करते हैं। जैसे दलित लफ्ज अपने आप में एक असर्टिवनेस है कि ठीक है, आपने क्योंकि हमको कुचला है, दबाया है, तो हम अपने आप को दलित कहते हैं। तो इसी तरह ठीक है, हम विमेन राइटर्स हैं या विमेन रिसर्चर हैं या विमेन एकेडमिशियंस हैं, और हम मुस्लिम विमेन एकेडमिशियंस हैं। तो खासतौर पे मुस्लिम विमेन एकेडमिक्स और मुस्लिम विमेन रिसर्चर्स तो अपने आप को कभी मुस्लिम कहने से भी कतराते हैं। मेरी जनरेशन की या मेरे से पहले की जनरेशन की जो मुस्लिम एकेडमिक्स हैं, वो अपने आप को कहते भी नहीं थे। तो मैं कई दफा, मैं इवन क्लास में पढ़ाते हुए अपनी पोजिशनैलिटी के बारे में अक्सर बात करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि एज अ मुस्लिम वुमन, यू नो, हियर्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। सो ऑन वन हैंड I can imagine that it can be irritating, but why is it irritating is because आपको जबरदस्ती आपके ऊपर लेबल चिपकाया जा रहा है। But on the other hand, one of the ways in which we can resist it is to say, well, you know, don't put any label on us. On the other hand, we can say, yes, we are that, you know, we are Muslim women. So there can be different ways in which we can resist that. एक सवाल जो CAA के बाद we are very cool with embracing our identity in the sense कि हाँ, हम मुसलमान औरत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, and बहुत empowering भी लगता है ये। I know, I can tell you from my experience कि जो जब मूवमेंट, जब मोबिलाइजेशन पीक पे था, तो उस वक्त बहुत सारी जो यंग मुस्लिम वुमेन थी, they were more confident about it, whereas the older Muslim women,
Muslim women journalists, Muslim women academicians, writers, even business women, etc. जो भी मुसलमान औरतें अलग अलग सोसाइटी के स्फेयर्स में काम कर रही हैं, वो इस अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा परे रखना चाहती थी और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। और इवन मुस्लिम मर्दों के साथ भी ये होता है कि वो कहते हैं कि हम उस तरह के मुस्लिम नहीं हैं, हम ऐसे मुसलमान नहीं, हम वैसे मुसलमान नहीं है। तो एक वो जो हर वक्त एक सेंस ऑफ शेम जो था, जिसको इंटरनलाइज कर लेते हैं कि इस बारे में बात मत करो, तो जो अपनी मुस्लिमनेस है उसके बारे में बात नहीं किया। तो आई थिंक the older generation actually got a lot of strength from the younger generation to embrace their identity. अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं थोड़ा बीच की जनरेशन की हूँ, आई एम नॉट टू यंग बट आई एम नॉट टू ओल्ड ऑल्सो, सो आई कीप मीटिंग you know a lot of senior Muslim women, और उनकी जो हेजिटेशंस होती हैं, उनके जो पुराने सोचने के नजरिए थे, वो इस मूवमेंट ने उसको बहुत हद तक चैलेंज किया। और उनमें से कुछ लोग अभी भी नाराज होते हैं और वो कहते हैं नहीं ये कम्युनल थिंकिंग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, but a lot of them have had a lot of second thoughts about it, and they are in a process of revising their own opinions and you know learning from the younger generation. So that is happening. हाउसवर्क के बारे में जब बात हो रही थी और women और हाउसवर्क और खास तौर पे on one hand the idea that yes, so true, yes, internalized, you know, I won't say everybody, I mean there are a lot of people जिनके अंदर भी इस्लामोफोबिया है, but बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं है, उनके अंदर इस्लामोफोबिया नहीं है, पर पब्लिक में ये सब बातें करने में वो डरते भी हैं। और जो मैं कहती हूँ ना, जिसको कि सेंस ऑफ शेम को इंटरनलाइज कर लिया है। जैसे अगर मान लीजिए, इसका ज्यादा क्लियरली हम समझते हैं इसको जब हम दलित मुद्दों पे बात करते हैं, तो अगर आप एक लेवल पे तो बोलते हो कि सब काम जो है वो डिग्निफाइड है, सब काम बराबर है, पर क्योंकि some occupations are seen as unclean, उनको अगर कोई ना भी कहे तो क्योंकि हिस्ट्री है इतनी लंबी पॉल्यूशन और प्योरिटी का जो पूरा नोशन है उसमें, तो वो जो शेम है उसको आप अंदर से ही वो आग निकलती है। इट्स नॉट ऑलवेज द गेज इटसेल्फ इज इंटरनलाइज्ड। तो एक तो होता है कि जो बाहर से गेज आपके ऊपर आ रही है, पर जब कोई नहीं भी होता, जब कोई कह भी नहीं रहा है, जब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो भी आपने खुद भी उसको इंटरनलाइज कर लिया है, क्योंकि इतने सालों से, इतने डेकेड से उससे लोग डील करते आ रहे हैं। तो कई बार यंग लोगों को उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा मत बोलना बाहर जाके, ये मत कहा करो, ऐसे मत बोला करो, क्योंकि उन लोगों के अपने एक्सपीरियंस थे कि ये सब नहीं बोलना है ना। तो उसको फिर धीरे धीरे बच्चे उसको सुनते हैं और उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो वो सब होता है। Muslim women and housework especially, you know, and the whole idea of the persona of a Muslim woman. On one hand, in one of the chapters, you know, I have actually discussed the whole issue of garments, किस तरह के कपड़े पहने, और मेरा अपना ये मानना है, ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, सो आई एम नॉट लाइक, मैं किसी और के ऊपर थोपना नहीं चाहती उसको, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अल्टीमेटली क्योंकि हमारे समाज में कल्चर पॉलिटिक्स जो है वो अनअवॉइडेबल है, वी कैन नॉट गेट अवे विद इट। द आइडिया इज दैट अ गारमेंट इज अल्टीमेटली अ गारमेंट। आपने कुछ पहन लिया या कुछ नहीं पहना, दैट शुड नॉट डिफाइन यू इन एनी केस. And women should have you know, freedom to choose what they want to choose, but it is also true that society में तरह तरह की conditioning होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम जब अपनी personalities को express करते हैं तो हमारे गारमेंट्स और हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो भी एक तरह का हमारा एक्सप्रेशन होता है। हम अपने बारे में we are putting out some kind of statement about who we are and who we are not, whether we do it consciously, whether we do it unconsciously,
whether it's a political thing or it's not geared towards politics, but there is always the politics of garments. Now the thing with this whole persona is that problem is that in South Asia में, I won't even say India में, but South Asia में जो Muslims का culture है, that is not necessarily Islamic culture per se. बहुत सारे एस्पेक्ट्स साउथ एशिया के मुस्लिम्स की जिंदगी में हैं जो ऐसा मानते हैं, साउथ एशिया में मुसलमान खुद भी मानते हैं, नॉन मुस्लिम भी मानते हैं कि दिस इज समथिंग टू डू विद मुस्लिम्स, whereas Islam either is silent about it or sometimes Islam actually says no, don't do this, these are wrong practices, and even then South Asian Muslims kind of continue to behave like that. तो जैसे एक मैं आपको इनोसेंट से एग्जांपल देती हूँ, गरारे और शरारे जो हैं, गरारा खास तौर पे जो साउथ एशियन मुस्लिम्स का एक क्विंटेसेंशियल ड्रेस माना जाता है ना, गरारा इज an Islamic dress. It is connected to Muslims. There's nothing wrong in it, but it has nothing to do with Islam also, right? South Asia के बाहर मुसलमान कहीं गरारे नहीं पहनते हैं. तो another simple thing, for example, using Western loo in South Asia. तो साउथ एशिया में वो जो इंडियन पॉट जिसको कहा जाता है उसको क्लीन मानते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये वेस्टर्न में ऐसे छींटे पड़ते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, नापाक होती हैं. अब पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसा नहीं मानते हैं, और कहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है कि पॉट कैसी होनी चाहिए और इंडियन पॉट ही इस्लामिक पॉट. आई मीन आई एम जोकिंग अबाउट इट, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो नाउ फ्रॉम दीज funny examples, I'll go to a more serious issue. A more serious issue about women and the responsibility of the household is that in Islam, it is not the woman's responsibility to take care of the family. तो खाना प्रोवाइड करना और घर में और भी जो जरूरियात और आसाइशें होती हैं वो प्रोवाइड करना जो है वो शौहर की जिम्मेदारी है. तो इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में बात हुई है और मर्दों की जिम्मेदारियों के बारे में बात हुई है. और we can say that Islam is actually in many ways more feminist than South Asian feminists. फैमिली के बारे में अगर आप एटीट्यूड्स देखिए तो इस्लाम में तलाक होना जो है उसको कोई एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी नहीं है. अलहदगी शौहर और बीवी में अगर बनती ना हो तो अलहदगी होना जो है वो उसको ये कहा गया है कि वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो गुनाह नहीं है. अगर आपकी नहीं बनती तो बेहतर ये है कि आप अलहदा हो जाए एक दूसरे से. लेकिन साउथ एशियन मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो एक तरह का जो साउथ एशियन कल्चर है कि जिंदगी भर के लिए रिलेशनशिप होता है और अलहदगी को ऐसा माना जाता है कि बस औरत की जिंदगी खत्म हो गई. और तलाक को इस तरह से डिस्कस किया जाता है कि तलाक इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ वुमन. तो ऑलमोस्ट जैसे रेप के बारे में हिंदी सिनेमा में रहता है कि अगर किसी औरत का रेप हो गया तो बस उसके बाद उसको बस सुसाइड करके मर जाना चाहिए, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रही उसके बाद. इसी तरह ऐसे तलाक के बारे में पूरा डिस्कशन चलता है कि अगर मतलब तलाक शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए तलाक नहीं होना चाहिए. तो और ये साउथ एशियन मुस्लिम औरतों के अंदर भी ये एक तरह से भर गया है कि मतलब सबसे वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि साउथ एशिया में एक्चुअली गरीबी इस हद तक है और औरतें ऑटोनमस नहीं है. उनको मुसलमान औरतों को भी घरों में प्रॉपर्टी में, अपने फादर की प्रॉपर्टी में, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में जो इस्लामिक तरीके से जो राइट्स होते हैं वो राइट्स नहीं मिलते. और क्योंकि इकोनॉमिक ऑटोनॉमी नहीं है इसलिए उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, और चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कितना भी रिप्रेशन हो, बस तलाक नहीं होनी चाहिए.
तो ये जो साउथ एशियन जो रियलिटीज हैं, उसकी वजह से साउथ एशियन मुस्लिम्स की प्रैक्टिसेस में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, दिस आइडिया दैट अ गुड वुमन इज a woman who takes care of her family is an idea जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. I'll give you, it's not a duty that Islam has said. इस्लाम में ये डिविजन ऑफ लेबर नहीं है कि औरत को ही खाना पकाना है और मर्दों को नहीं पकाना है. तो आई थिंक जस्ट लाइक दिस आइडिया कि कौन सा लेबल हमको लगा दिया जाता है, उसमें से कौन सा लेबल है जिसको हमें रेजिस्ट करना है और हमें बोलना है कि ये मैं नहीं हूं, और कौन सा लेबल है जो हमको ओन करना और कहना है कि आप इसको भले ही गलत समझते हो लेकिन हम हैं ये. You know, to say that I'm a Muslim woman is not a problem. I am a Muslim woman. But on the other hand, I don't love cooking, so it should be okay for me to say I don't love cooking. You know, that it doesn't mean that and from, I mean, हर समाज में एक मेन स्ट्रीम होता है, और वो मेन स्ट्रीम के जो आइडियाज होते हैं वो हेजेमोनियल लेबर. और इफ यू लुक एट द लाइव्स ऑफ मेल प्रोफेसर्स, तो आप ज्यादातर जब मेल प्रोफेसर्स को देखेंगे, और क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेबर, सो बाय नाउ आई हैव बीन इन एकेडमिक्स फॉर 10 years, okay, and in the last 10 years I have published 1 translation, 2 monographs, 1 edited volume. There are a lot of articles that I've worked on जो अभी प्रोसेस में है, वो अभी छपे नहीं है. Intellectual labors requires a certain kind of lifestyle, okay, and a lot of time women are not able to do as much work as a man. जिस तरह से वो छापते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, फटाफट किताबें आती रहती है, किताबों पे किताबें आती रहती हैं, वो इसलिए भी क्योंकि उनके पास हमेशा अनडिस्टर्ब टाइम होता है सोचने का, पढ़ने का, लिखने का. और जब आप दिन भर में आपको 3 बार मील के बारे में सोचना होता है, क्या आज मैं क्या सालन बनाऊंगी, अभी मैं क्या सब्जी बनाऊंगी, सब्जी है क्या घर में, क्या नहीं है, कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, वो आना है. All that requires a lot of intellectual energy also, okay, and that intellectual, and so I'm not talking generally about women, but I'm talking about intellectual work and the freedom that male intellectuals have to immerse themselves in completely in intellectual work. उनके घर में स्टडी रूम होगा. So the room that I'm sitting in, I insisted, we have a new house and I insisted that I should have my study, because अगर मैं एक मर्द प्रोफेसर होती तो वो अपने आप ही, क्योंकि घर बन रहा है तो आप अपने लिए अपना स्पेस बना लेते हैं, बट औरतों से पूछा जाता है, and even my husband did that. So he was asking me कि टाइल्स कौन सी लगनी है किचन में. So I said I don't care कौन सी टाइल लगनी है, I want a room where I can study undisturbed and do my work, right? So the point that I'm trying to make is not something for generally all women, but the point is that as an individual, if I want to do certain kind of work, then it requires a certain kind of opportunity. And how do you create that opportunity? That is a struggle all the time. Men don't have to struggle to say, मम्मी भी बोलेगी पापा अभी कुछ लिख रहे हैं, स्टडी में नहीं जाना है, पापा अभी पढ़ रहे हैं, अखबार भी पढ़ते हैं वो, तो उनको अखबार पढ़ने में भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता. और कोई अगर औरत कॉलेज में पढ़ाती है, वो क्लास के लिए तैयारी कर रही है, अखबार पढ़ रही है, उसको 10 लोग डिस्टर्ब करेंगे कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो. तो आई थिंक यू नो, in one sense, to have that space within the domestic space where you can say that, you know, and I found that a lot of my energy has gone with my own family, you know, my siblings, my parents are no longer, but I'm sure if they were there, my mother would have said, कभी कभी बच्चों को खाना पका के भी खिला दिया करो, हर वक्त ये लैपटॉप पे मत बैठी रहा करो, हर वक्त किताबें मत पढ़ती रहा. I'm sure she would have told me that. But you know, my in-laws and everybody, and it's a struggle, and it has taken me, you know, almost 20 years of struggle to establish that fact that I am an intellectual worker. This is what is important to me, and I want to immerse myself in it, just as any other man would have the freedom to do that.
So it's a lot of struggle. It's not something that I say all women should do. तो मैं इसके ऊपर मास मूवमेंट नहीं खड़ा करना चाहती, पर सिंस इस गैदरिंग में क्योंकि आप बहुत सारी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, I think that this idea that intellectual labor should be that everybody should have the freedom. So you are absolutely right about the class thing. Of course, I have a permanent job and I have a decent salary, so I can afford to organize everything. Even though I don't cook, it is still my responsibility to make sure that there is food on the table when everybody sits down. So I do that. And because so it's not something that I am saying that I am proud of it or so on, but my job requires me to do this. Otherwise everybody will give you a lecture on work life balance and so on, and women don't publish half of what an average male professor publishes, because they never give themselves that freedom to do this kind of work, to create this kind of space for themselves. So yes, the world is unfair, और ठीक है मैं काम नहीं करती तो कोई औरत ही काम करती है, पर I make sure that she is justly paid. उसको minimum wages से कम मैं wages ना दूँ, और yes. but because I want to make a political so just let me complete this thread of thought. But because I want to make a statement that if one woman doesn't do something, another woman has to do it. That doesn't mean that when I can do work that I love doing, I should do something that I don't really want to do just to make a some kind of political critique come true in that sense. So like I said कि मतलब it's not that I'm saying कि सभी रिसर्च स्कॉलर्स को ये करना चाहिए, पर आप में से जो भी मुस्लिम औरतें कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, अपनी पीएचडी कर रही हैं, अपना और रिसर्च वर्क कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपका वक्त जो है वो आपको इस तरह से ऑर्डर करना चाहिए और उस तरह से नहीं ऑर्डर करना चाहिए, तो वो भी फ्रीडम होनी चाहिए to do that. So I do feel that I would like to write an article rather than do something else. Right, and sometimes everybody has to compromise. So one compromises on many things. It's not like I don't compromise, but one compromises on many things. We need to really give ourselves permission to break the norms also, even if those are more woke norms.